स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस यस। तो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं बॉडी अलाइनमेंट या पोस्चर डिफेक्ट कहते हैं या मिस पोस्चर कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। पर्टिकुलर इसको जो डिजाइन करके और इसका जो योग है उसको मैंने नाम दिया है पॉइज योग, मतलब संतुलन का योग, बैलेंस का योग। तो ये मेरा अपना दिया हुआ नाम है, तो ये आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और इसमें हम सीधा ये देखते हैं कि हमारी बॉडी की जो सिमेट्रीज हैं, जो प्लेन्स हैं, वो सारे ओके हैं कि नहीं, उनमें बैलेंस है कि नहीं है, वो संतुलित है कि नहीं है, उनके एंगल्स जो हैं वो सही हैं कि नहीं। तो इन सारी चीजों को हम इस योग में देखेंगे। और चूंकि जब इस बॉडी अलाइनमेंट के बारे में हम बात करते हैं या मिस अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि आप जब भी किसी भी क्लाइंट से मिलेंगे तो लगभग 70 से 80% क्लाइंट ऐसे होंगे कि जिनकी अवेयरनेस खुद की भी नहीं होगी कि हाँ, उनका बॉडी का कोई एक ज्वाइंट या कोई एक पार्ट मिस अलाइंड है। वो आपको अवेयर करना पड़ेगा कि देखिए आपके बॉडी में इस तरह से ये प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही है। क्योंकि कई बार सिर्फ बॉडी को अलाइंड कर देने से बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो होना बंद हो जाती हैं। और इसमें मैंने सेम पिक्चर को या सेम चीज को कई कई बार लिया है, जिससे आप हर एंगल से देख सकें और उसको 2 या 3 बार सुने तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो जैसे कि देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक अलाइन बॉडी है और एक स्पाइन अलाइंड है, क्योंकि स्पाइन हमारी बेस होती है। तो अगर वो मिसअलाइंड होती है तो हाथ, पैर, नेक सभी चीजें इफेक्टेड होती हैं। तो अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अलाइंड बॉडी होने से होता क्या है। मान लीजिए अलाइनमेंट बॉडी का बिल्कुल परफेक्ट है, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आपकी बॉडी एक बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी, सर्वोत्कृष्ट अवस्था में रहेगी, उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन, ग्लूकोज बहुत अच्छी तरह से मिलेगा और वो एनर्जेटिक रहेंगे। सेकंड क्या है कि जो अगर बॉडी अलाइंड है तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी पूरी तरह से अलाइंड होगा, और उसके अलाइन होने से हर एक ज्वाइंट पर जो दबाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, वो कम हो जाएगा। और जब वो स्ट्रेस या दबाव कम होगा तो नतीजा वो ज्वाइंट लंबे समय तक आपका साथ देंगे और लंबे समय तक चलते रहेंगे। फिर उन ज्वाइंट से रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स हैं या जो भी स्टेबिलिटी है, वो दोनों भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह रहेगा। परफॉर्मेंस से कहने का मतलब ये है कि जैसे हाथ को अगर हम लेते हैं तो चारों तरफ घुमा देते हैं, लेकिन मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर हो गया तो हम ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो बैड परफॉर्मेंस हो गया, है ना। और किसी भी जॉइंट्स की जो नेचुरल मूवमेंट्स हैं, अगर हम वो कर पा रहे हैं तो वो उसका गुड परफॉर्मेंस हो गया। और हर एक ज्वाइंट पर अगर बॉडी अलाइंड है तो मिनिमम स्ट्रेस होगा, और जितना मिनिमम किसी ज्वाइंट पर स्ट्रेस होगा उतना लंबी दूरी तक आपके वो ज्वाइंट्स, आपके वो शरीर आपका साथ देंगे। अब बॉडी अलाइनमेंट है क्या? अलाइनमेंट का मतलब होता है कोई भी दो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं तो एक ज्वाइंट बनाती हैं, और उस ज्वाइंट को जितने एंगल पर होना चाहिए, सबके डिफरेंट होंगे ये, है ना, कोई हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, वो पर्टिकुलर उसी एंगल पर रहे तो उसको बोलते हैं अलाइन बॉडी। मतलब बॉडी के जो इंडिविजुअल ऑर्गन है उनका एक दूसरे के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो परफेक्ट है कि नहीं, उनकी जो पोजीशन है वो परफेक्ट है कि नहीं, और उनको मूव करने में,
उनके ऊपर मिनिमम स्ट्रेस आ रहा है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेन जो है वो मिनिमम हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझें? हम सभी के घर में गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर से सभी परिचित हैं आज की डेट में। जब हम न्यू फोर व्हीलर खरीदते हैं, 1 महीने भी नहीं होता है, ब्रांड न्यू है, उसके बाद भी हम उसको, जो भी उसके किलोमीटर के नंबर होते हैं या टाइम होता है, उसको मैनेज करके हम उसको सर्विसिंग के लिए भेजते हैं। थम्स अप करके बताएं यस या नो। जबकि वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड मंथ भी भेजते हैं, थर्ड भी भेजते हैं, उसके बाद वो पेड हो जाती है सर्विसिंग, तब भी हम उसको करते हैं, पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी अच्छी उसकी सर्विसिंग होगी उतनी अधिक लाइफ उस व्हीकल की होगी। फिर आपने देखा कि जब हम बहुत लंबी दूरी पर मान लीजिए कहीं जाने वाले हैं या लंबी दूरी से वापस आते हैं, तो हम फोर व्हीलर में व्हील अलाइनमेंट कराते हैं। कितने लोगों ने ये शब्द सुना है? लगभग सभी ने सुना होगा, आई थिंक, है ना। तो वो व्हील अलाइनमेंट क्यों कराते हैं? कि मान लीजिए जो फोर व्हील हैं उनका फ्लोर के साथ जो एंगल होना चाहिए, हम इमेजिनरी मान के चलते हैं कि 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, कि ये यदि फ्लोर है तो रोड है तो इसके ऊपर 90 डिग्री पर एंगल रहे, उसका व्हील का एंगल रहे। अब जब ये यूज होता है ये तो थोड़ा अंदर या बाहर हो जाता है। अब यदि ये अंदर हो गया, सपोज 85 हो गया, तो ये क्या होगा कि यहाँ का जो टायर है इसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और जब फ्रिक्शन बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ का जो सब्सटेंस है वो घिसने लगेगा। अब अगर इसके अपोजिट होता है, सपोज 95 हो जाता है, तो यही चीज बाहर होगी, बाहर जो एज है। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर ह्यूमन जॉइंट्स के साथ होती है, कि जब कोई भी ह्यूमन जॉइंट्स मान लीजिए 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए और वो 85 या 95 पर टर्न होता है, तो उसके जो बोन का, जैसे ये बोन है यहाँ से जुड़ रही है, तो बिल्कुल टायर जैसे कि अगर वो अंदर आई तो उसके बोन का ये वाला एज जो है यहाँ फ्रिक्शन बढ़ेगा और उसका जो बोनी मटेरियल है उधर पर प्रेशर बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा कि जॉइंट्स के बीच में जो लुब्रिकेशन है, जो कार्टिलेज है, वो क्या होगा, धीरे धीरे रैप्चर होके फट जाएगा, और नतीजा वहां पर स्वेलिंग, पेन, उसका मूवमेंट कम हो जाएगा ज्वाइंट का, उसके रोटेशंस कम हो जाएंगे, वो वेट कम लेने लगेगा। तो ये बॉडी अलाइनमेंट है जो ह्यूमंस को फॉलो करना चाहिए। और ये जो बॉडी मिस अलाइंड होती है उसके कारण बीमारियां क्या क्या होती हैं? प्राची जी बताइए, मालूम है आपको? मिसअलाइनमेंट की वजह से जैसे नीज का प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे अगर शोल्डर में, जैसे अगर मेन जो कमर का जो जॉइंट है वो अगर गड़बड़ होता है तो नीज में मतलब, और एंकल में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये शोल्डर्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है ना? तो थैंक यू प्राची जी। देखिए, हम लोगों ने अभी कल लास्ट क्लास में जॉइंट्स पढ़े थे, तो यदि हम मेन जॉइंट्स देखें तो शोल्डर और पेल्विक के पास जो थाई जॉइंट होता है या हिप जॉइंट जिसको कहते हैं, नी, और एक हमारा नेक, ये एक बेस वाले जॉइंट है। बाकी जॉइंट्स और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जब ये बेस वाले जॉइंट्स का एंगल गड़बड़ होता है या मिस अलाइन होता है, तो क्या होगा, या तो नी प्रॉब्लम हो जाएगी, या एंकल प्रॉब्लम हो जाएगी, या साइटिका हो जाएगी, या स्लिप डिस्क हो जाएगी, या फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, या सर्वाइकल हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं इनका रीजन क्या होता है? बॉडी का मिस अलाइंड होना। और ऐसा नहीं होता है कि एक नी जॉइंट गड़बड़ हुआ तो केवल नी की प्रॉब्लम हुई, हो सकता है हिप ज्वाइंट के कारण नी में भी प्रॉब्लम आ जाए, एंकल में भी आ जाए, या जो उसके ऊपर वर्टिब्रा है वो थोड़ी सी स्लिप हो जाए क्योंकि पोस्चर गलत है। देखिए, आप लोगों ने सभी ने पहले बहुत अच्छा गेम होता था पिट्टू, सुना होगा ना? ऐसे स्टोन होते हैं, वो एक के ऊपर एक इस तरह से जमाते जाते हैं,
तो वो 7, 8, 9 ऐसे कुछ तो भी रहते हैं। ठीक है, आपने देखा वो बिल्कुल एक के ऊपर एक यदि आप जमाते हैं तो वो स्ट्रेट 9 खड़े रहते हैं। लेकिन यदि बीच का एक भी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो क्या होगा, जहां से भी वो आगे पीछे होगा वो ऊपर वाले स्टोन का वेट ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा, और वहां से वो स्लिप आउट होके वो ऊपर वाले भी पूरे स्टोन जो है उनको गिरा देगा। तो यहाँ पे भी जरूरत क्या है, अलाइनमेंट। तो यही आपके स्पाइन में काम करता है कि यदि आपके स्पाइन उसके आसपास के जॉइंट्स अलाइंड है तो जो सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सारी चीजें के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज एक ही फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता है ना। इसके साथ मान लीजिए बहुत डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो गया, कैल्शियम की बहुत ही कमी हो गई, वो जो बोन है वो ही पोरसी हो गई, उसके कारण दर्द हो रहा, तो ये सेकंड है। लेकिन हम एक चीज को जो देख सकते हैं अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं जिसका हम क्लास कर रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि अलाइन बॉडी और मिस अलाइन बॉडी होती कैसे है। तो ये मैं आपको बहुत सारे एंगल से दिखाऊंगी जिससे वो पिक्चर्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, और कोशिश करें कि इनका पिक्चर भी आप लेते जाएं। तो यहाँ देखिए, मोस्टली जो 45 के ऊपर जो होती है वो इस तरह की बॉडी हो जाती है। यहाँ पर आपको 4 लाइंस दिख रही हैं। अब ये 4 लाइंस में से देखिए कोई भी लाइन जो है वो फ्लोर के पैरेलल नहीं है, ना ही वो आपस में पैरेलल है। तो ये मिस अलाइन बॉडी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब यहाँ कहाँ कौन कौन से ज्वाइंट को मेन देख रहे हैं, नेक ज्वाइंट, ये शोल्डर ज्वाइंट डिस्टर्ब हुए तो नेक पर स्ट्रेन आ गया। यहाँ से पेल्विक ज्वाइंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ तो पूरे लोअर बैक पर स्ट्रेन आ गया। हिप ज्वाइंट भी डिस्टर्ब हो गया उसके कारण। नी ज्वाइंट डिस्टर्ब हुआ तो नी पे असर आएगा, और एंकल जो हुआ तो उससे सारे ये जो पैर के मसल्स हैं उनमें फटीगनेस आ गई। ठीक है, वहीं पे अगर ये अलाइन बॉडी होगी तो क्या होगा कि ये 180 डिग्री के एंगल पर रहेंगी लाइंस, और ये फ्लोर और आपस में पैरेलल रहेंगी। ये सबसे बड़ी पहचान है। और यहाँ पर देखिए यदि हम साइड से देखें, ये वाली जो चीज है ना, ये अलाइनमेंट मेरी ख्याल से अगर आप 45 के ऊपर के लोगों में देखें तो मुश्किल से आपको 5 या 10% में ये अलाइनमेंट मिलेगा। ज्यादातर लोगों की आप देखिए यहाँ तक तो ठीक मिलेगा, यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ना, ये कान के बिल्कुल बीचों बीच से जाना चाहिए। जो हमारा कान का ये जहाँ हम कुछ इयररिंग्स पहनते हैं ना, उससे लेते हुए सीधे जाना चाहिए। तो आप मैक्सिमम का देखिएगा कि ये जो लाइन है ये यहाँ से ऐसी तिरछी हो जाती है। ठीक है, और दूसरा चिन, चिन सामने की तरफ झुक जाती है और पीछे से जिससे सिर ऊपर उठ जाता है। स्पाइन का भी ऐसा ही होता है, हम चेस्ट डाउन करके रहते हैं। अभी देखो जैसे आप लोग भी बैठे हैं तो बहुत सारे लोग चेस्ट डाउन करके ही बैठे हैं। तो ये चेस्ट डाउन होता है तो क्या होगा कि ये सारी जो स्पाइनली नीचे की तरफ खींचेंगी तो यहाँ से ऊपर खींचेंगी, और जब लगातार ये प्रोसेस होगी कि यहाँ से श्रिंक हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, ये सी शेप होने लगेगा, एक कुबड़ जैसा निकला दिखने लगेगा। ठीक है, और इस तरह से ये एक चीज का डिफेक्ट कंप्लीट बॉडी पे असर डालता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारी गर्दन आगे की तरफ है तो सिर्फ वो नेक पर इफेक्ट डाले। ठीक है, अब अलाइंड बॉडी क्या होगी कि जितने भी डेविएशंस हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो आपस में प्रॉपर एंगल के साथ अटैच हों। अब उसमें मेन कौन कौन से हो जाते हैं, नेक, शोल्डर, पेल्विक रीजन, नी और एंकल, क्योंकि ये पूरा बेस है, वर्टिकल वर्टिकल एक्सेस है, और इसी बेस पर पूरी बॉडी खड़ी होती है ना, ये एक्सेस है बॉडी का। और इन जो इनमें किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन आता है
तो ये एंगल डिस्टर्ब होते हैं। अगर एंगल डिस्टर्ब होते हैं तो वही उसी बॉडी को हम मिसअलाइंड कहने लगते हैं। और इसका कारण होता क्या है, मसल्स में फटिगनेस आती है, कुछ मसल्स होती हैं जो एक तरफ से उनका मटेरियल घिस जाता है, जो कार्टिलेज होता है वो रैप्चर हो जाता है। कार्टिलेज रैप्चर हो जाने के कारण जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो लीक हो जाता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो फाइनली होता क्या है कि बोन के ऊपर बोन आपस में फ्रैक्शन करने लगती है, जिससे एक्सट्रीम पेन होता है। अब देखिए ये एक बार फिर से दिखाया है कि ये 4 जॉइंट्स को मेन देखते हैं बॉडी के अलाइनमेंट में। एक तो शोल्डर जॉइंट्स, हिप जॉइंट मतलब पेल्विक, और फिर नी और एंकल। तो ये 4 लाइन से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका बॉडी अलाइनमेंट कैसा है। और दूसरा देखते हैं, ये तीनों प्लेन्स आपने पढ़े थे, सेजिटल, कोरोनल और ट्रांसफर। ये तीनों प्लेन जो है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना है, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटे। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इट मीन्स वो बॉडी अलाइंड बॉडी है। अब एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, ये मिसअलाइंड बॉडी है, यहाँ पर ये अलाइंड है। अब यहाँ पर एक और चीज दिखाई गई है कि देखिए जब लगातार यहाँ से श्रिंक होगा और पीछे से एक्सटेंशन होगा तो ये नेवल और स्पाइन, ये दिख रही है यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है नेवल से स्पाइन, और ये बॉडी के सेंटर पार्ट में आ रहा है, ये तिरछा हो जाता है। ये क्लियर दिख रहा है पोर्शन, ठीक है। और बाकी तो ये पैरेलल का आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर ये जो नेवल है, ये अपनी जगह से नेवल और स्पाइन का जो अलाइनमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो डिस्टर्ब होने का कारण क्या होता है कि देखिए ये जो पेल्विस आपको इसमें दिख रही है, पेल्विक का एक कोना ये है, एक कोना ये है, कर्सर दिख रहा ना आप लोगों को। अब देखिए जब ये मिसअलाइंड हुई तो ये इसका जो पॉइंट है ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया। तो जब ये पेल्विक मान लीजिए यहाँ से नीचे की ओर गई तो ये पूरा सर्किल भी नीचे की ओर घूमेगा हल्का सा, और ये घूमेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये पूरी स्पाइन एक तरफ खिंच जाएगी। तो स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। ये आपको साइड से भी बता चुके हैं और ये फ्रंट से। अब कैसे चेक करें कि आपकी बॉडी अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी अलाइंड है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जब आप सो के उठते हैं या लेटते हैं तो आप देखिएगा कि जब आप दोनों पैरों को फैलाते हैं, सीधा रखते हैं और दोनों पैर जो है 90 डिग्री पर पैर के पंजे रखते हैं, तो एक पैर थोड़ा सा छोटा होता है, एक पैर का पंजा थोड़ा सा लंबा होता, मतलब दोनों पैरों की लेंथ में फर्क आ जाता है। ये किस किस ने फील किया है? किसी ने फील किया है क्या? काफी लोगों ने किया होगा, है ना। फिर सेकंड क्या है, अगर बैक पोर्शन से आप देखें तो जो हिप का पीक पॉइंट होता है वो एक 180 डिग्री में नहीं दिखाई देगा, वो स्लाइडली ऊपर नीचे होगा। तो ये बैक पोर्शन से हम जब देखते हैं उसके लिए है। अब जब भी ये पेल्विक थोड़ी सी मूव हो गई, स्लाइडली ट्विस्ट हो गई, तो 100% उसकी स्पाइन भी क्या होगी, हल्की सी ट्विस्टेड हो जाएगी। और दोनों आर्म्स जो हैं वो भी उनमें दोनों में अंतर दिखाई देगा, वो थोड़े से झुके हुए दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए किसी का राइट साइड ये ट्विस्ट हुआ है तो उसका हल्का सा इस तरह से राइट साइड को झुका हुआ आपको बॉडी फील होगी, ठीक है। फिर उसके मसल्स जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं होंगे और उसके मूवमेंट्स भी, चूंकि अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया तो उसके मूवमेंट्स भी एबनॉर्मल होंगे। इसका आप पिक्चर ले लीजिए तो इसके बेस पे आप अपना बॉडी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं।
इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं उनको देख के आप अपना बॉडी अलाइनमेंट या किसी दूसरे का आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको क्या देखना है, सबसे पहला ये देखना है कि अपने कान को देखें। अब ये शोल्डर के बीचों बीच है कि नहीं, चेक करें। आप जहां इयरिंग पहनती हैं, जो ये पॉइंटेड पोर्शन होता है, नॉर्मल पोजीशन में बिना नेक को पीछे किए आपके शोल्डर के बीचों बीच है। मोस्टली लोगों का यहाँ आगे मिलेगा कहीं। मैम हम चेक करते हैं तो हमें सारी चीजें लाइन लगती है, पता नहीं हाँ, चलता। वो इसलिए लगती है कि जब हम खुद को चेक करते हैं ना तो पहले अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ना कि हम गड़बड़ करेंगे। तो अगर हम ये चेक करेंगे तो पहले गर्दन सीधी कर लेंगे, फिर चेक करेंगे। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपना कोई फोटो ऐसा लीजिए जो स्टैंडिंग हो और जो अनजाने में खींचा हुआ हो। वो फोटो लीजिए और उस पर देखिए कि क्या आपका कान जो है, कान का वो बिल्कुल मिडिल शोल्डर से के पास है, या ऐसा तो नहीं कि उससे बहुत आगे है। अगर आगे है इट मीन्स गर्दन को आप सामने की तरफ झुका के रखते हैं। अगर आपके दोनों कंधे 180 डिग्री में नहीं है, हल्के से सामने की तरफ झुके हैं, तो मतलब शोल्डर राउंडेड है। फिर पीठ के पीछे ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसा कर्व दिख रहा है, यदि कर्व दिख रहा है तो थोरेसिक बेंडेड है। दोनों नी के जो पटेला हैं वो एक ही पोजीशन पर है कि नहीं है, एक लाइन में, ऐसा तो नहीं कि एक थोड़ा ऊपर एक नीचे है। एंकल एक लाइन में है कि नहीं, और पेल्विक एक लाइन में है कि, ठीक है। और कई बार कैसे होता है कि ये शोल्डर भी एक ऊपर एक नीचे होता है। अभी इसके और पिक्चर्स दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर होगा। तो इसके अब क्या क्या कॉज होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं। तो इसका कारण होता है गलत ढंग से बैठना, गलत ढंग से बॉडी को स्ट्रेच करना, गलत ढंग से आसन करना, गलत ढंग से चलना, लंबे समय तक गलत ढंग से खड़े होना, या किसी एक्सीडेंट में कोई बोन छोटी बड़ी हो जाना। बहुत बार चीजों को हम भारी चीजें गलत ढंग से उठाते हैं, उसके कारण बॉडी मिसअलाइन हो जाती है। या किसी मसल को लंबे समय तक हम गलत ढंग से स्ट्रेस करके रखते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं जिनके कारण बॉडी जो है वो मिसअलाइन हो जाती है। यहाँ तक का सभी को समझ में आ गया, क्योंकि इसके बाद हम जो लेंगे वो एक एक जॉइंट का लेंगे, कि हमने जो जॉइंट्स पढ़े वो कैसे मिसअलाइंड होते हैं और उसमें किस तरह का पोस्चर दिखता है। ठीक है, प्राची जी, आप हमेशा राइट शोल्डर को झुका के बैठती हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करिए। ठीक है ना, आपका जो पोस्चर होता है ये वाला, मान लीजिए राइट है ना, तो जब आप ऐसे आराम से बैठती ना तो ये होती है पोजीशन आपकी। ओके। राइट, तो हाँ। कोशिश करें इक्वल करके बैठें। ओके। ठीक है, दीप्ति जी, आपकी जो नेक है ज्यादातर ऐसे झुकी हुई होती है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना नेक और नेक का, ये दिखता ही नहीं। ओके। तो इसको आप इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेस ऐसे चिन को अप करके बैठें, तो ये चीज स्पष्ट दिखे। ये क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि ये अगर अलाइन पोस्चर है तो आप कैसे बैठते हैं, इसको हल्का सा आगे करके ये, राइट, तो इसको आप ठीक करें, कोशिश करें। तो वीडियो में इसीलिए ऑन रखने के लिए बोलती है कि मुझे जब भी थोड़ा सा ज्यादा देर तक जब किसी को देखती हूँ ना, तभी मैं फाइंड आउट कर पाती हूँ। थोड़ी देर के लिए अभी जैसे 2-3 लोगों को बोला तो बाकी सब अलर्ट हो गए, है ना। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये किसी का भी इसमें फॉल्ट नहीं है। तो जब अनकॉन्शियसली बहुत देर की क्लास हो गई, बोर हो रहे हैं, बिल्कुल अनकॉन्शियसली बैठ गए, तब मुझे पकड़ में आता कि नहीं ये चीज ये गड़बड़ कर रहा है। मैम आपकी क्लास में हम वैसे भी कॉन्शियस ही बैठते हैं। हाँ, अब आदत हो गई होगी, है ना।
तो इसलिए मैं वीडियो ऑन करने के लिए बार बार बोलती हूँ, क्योंकि जब वीडियो ऑन रहता है तभी मैं देख पाऊंगी, और तभी फिर जब हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये आपका मैं बेस बना रही हूँ कि जब मैं प्रैक्टिकल कराऊं तो आप उस चीज को देख पाए। यदि आपको ये मालूम ही नहीं होगा तो आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर प्रैक्टिकल कराने का कोई मतलब नहीं। और हो सकता है उस समय आप ठीक कर भी लें, लेकिन दूसरों में आप वो चीज नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो अभी कुछ एक दो क्लासेस हैं, एक तो जैसे यही है अलाइनमेंट की एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक योगिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, क्योंकि आपके पास टूल्स वही हैं किसी को भी ट्रीटमेंट देने के लिए। तो ये दो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल पर आ पाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग का काम है कि पुराने फोटोग्राफ्स को आपको निकाल के रखना है अपने, उसमें खुद देखिए कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है ना। उसमें से लगभग 90% तो ऐसे बैठे मिलेंगे, क्योंकि ये एक ज्यादातर लड़कियों में ये वाली हैबिट हमने देखी कि वो इस तरह से थोड़ा सा बैठते हैं। तो उसमें आप ढूंढिए, उसको पॉइंट आउट करिए, ठीक है, जिससे उस चीज को इम्प्रूव। और ये भी हो सकता है कि उस समय आप वैसा करते हो लेकिन आज नहीं करते हो, क्योंकि वो फोटोज आजकल की तो होंगी नहीं, ऑब्वियसली थोड़ी सी पुरानी होंगी, ठीक है। अब दूसरा काम है, चूंकि मैं वीडियो ऑन कराती हूँ सभी के, तो सभी को एक दूसरे को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि किसका क्या फॉल्ट है बैठने में। तो उससे क्या होगा, यहाँ किसी की कमी निकालना उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है कि आपके अंदर ये एबिलिटी बिल्डअप करना, कि आपकी नजरों में वो चीज आ जाए कि आप एक सामने कोई भी हो तो उसकी बॉडी को स्कैन करने लगे, मैपिंग करने लगे, वो हैबिट में आ जाए। तो ये हम इसलिए ये प्रैक्टिस करेंगे। तो किसी एक को टारगेट बनाइए, कोई भी एक को, और उसको बताना नहीं है बिल्कुल भी। और बाद में नाम भी आप चाहे तो सबके सामने डिस्क्लोज ना करें, या कर भी दें तो अच्छा ही है, वो इम्प्रूवमेंट कर लेगा उतना। मेरे ख्याल से उसमें कोई किसी को बुरा मानने वाली चीज मुझे नहीं लगता है। मैम तो वही मैं कह रही हूँ कि हमें खुद को नहीं पता चलता, आप बताएं या कोई और बताएगा तो हम उस चीज को समझ एग्जैक्टली, पाएंगे। क्योंकि ये मिस अलाइनमेंट खुद को कभी नहीं पता चलता है। जैसे आपको प्राची जी कभी भी नहीं लगा होगा कि आप शोल्डर ऐसे डाउन करके बैठ रहे हैं, आपको लगता होगा आप बिल्कुल सीधे बैठ रहे हैं, है ना। नहीं मैम, मुझे लगता है मैं आगे करके ही बैठती हूँ उसको, जब मैं कंसंट्रेट करती हूँ ना तो मेरा वो ऑटोमेटिकली वैसे हो जाता है। हाँ, हाँ। जब आप फिर थोड़े अलर्ट होते तो फिर ठीक करते हो, फिर बाद में वैसे ही हो जाते हो, है ना। तो ये चीजें कई बार लेकिन नहीं भी पता होती हैं खुद को ना, कई लोगों को होती है लेकिन कई बार नहीं भी पता होती है, तो उससे होने वाली प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। अभी देखिए, जैसे क्या मान लीजिए हम ऐसे पोजीशन में बैठे लंबे समय तक, तो हमने क्या किया, ये जो मसल्स हैं सारी, इन पे स्ट्रेन आ रहा है। मान लीजिए हम 2 घंटे बैठे, और जिसकी जो भी हैबिट होती ना, तो वो जब भी अनकॉन्शियस होता तो वो वैसे ही बैठता, फिर ऐसा नहीं सोचता कि अब थोड़ी देर के लिए ये वाला कंधा ऊपर कर लेते हैं, ये बहुत देर से किए, है ना, क्योंकि वो हैबिट हो चुकी होती है। तो उससे क्या होता है कि लंबे समय तक जब ये मसल्स स्ट्रेन में रहेंगी, और ये चूंकि ऐसे श्रिंक है, मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलेशन कम होगा, है ना। तो दोनों तरफ के आपके मसल्स इफेक्ट होंगे। और धीरे 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 जब लगातार ये प्रोसीजर चलती जाएगी, तो नतीजा क्या होगा कि कोई ना कोई डिजीज वहां होना ही होना, ठीक है। तो इसीलिए सबको एक दूसरे को वॉच करना है। कोई भी एक या दो पर्सन को आप टारगेट करिए और कंटिन्यू 1 हफ्ते तक उसी को वॉच करिए, 3 से 4 क्लास में, और साइड में कहीं नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जॉइंट्स को लेके। मजा आ रहा है ना इस क्लास में कि नहीं? गुड। स्क्रीन विजिबल हो गई सभी को? यस, है ना।
तो देखिए अभी तक हमने जो बात की वो बॉडी अलाइंड कहाँ है और मिस अलाइंड कहाँ है ये बात की, वो सिमिट्री में है कि नहीं है, उसके प्लेन्स प्रॉपर हैं या नहीं है प्रॉपर एंगल में। अब हम देखते हैं कि मिस अलाइंड होते कौन से जॉइंट हैं। तो लगभग जितने भी बॉडी में जॉइंट्स, जैसे मान लीजिए फिंगर का जॉइंट है, ये तो बहुत छोटा सा है, तो ये भी मिस अलाइंड हो सकता है। जब ये मिस अलाइंड होगा तो क्या होगा, आपने किसी अर्थराइटिस हैंड देखे हैं? अगर आप देखें तो वो ऐसे होंगे और ये उंगलियां सारी ऐसे थोड़ी तिरछी होती हैं, ज्वाइंट से ऐसे कर्व हो जाती हैं, है ना। तो ऐसा हर एक ज्वाइंट मिस अलाइंड हो सकता है, लेकिन यहाँ हम मेन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी के एक्सेस होते हैं और जिसके कारण सारे जॉइंट्स इफेक्टेड होते हैं, पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी जो है उस पर इफेक्ट आता है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है नेक, दूसरा है शोल्डर, स्पाइन, पेल्विस, नी और एंकल। ये 6 मेन जॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम नेक के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जो नेक है, यदि हम पीछे से, ये सर्वाइकल दिख रहे हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो यदि हम सर्वाइकल से एक सीधी लाइन खींचे तो वो कंप्लीट हेड पोर्शन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। अगर नेक थोड़ी सी भी तिरछी रहेगी तो क्या वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी? नहीं करेगी। और सेकंड क्या होगा कि अगर हम इस परपेंडिकुलर लाइन पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या इसके 4 एंगल 90 डिग्री के होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उस समय क्या पोजीशन हो जाएगी, ये कि यहाँ हमारी सर्वाइकल स्ट्रेट है, नेक थोड़ी सी, सिर थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये लाइन तिरछी हो गई। यदि हमको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि यदि हम इसको सीधा लेंगे तो इक्वल पार्ट नहीं होगा, तो हेड को यदि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये तिरछी हो गई। और जब यहाँ के एक्सेस से 90 डिग्री मेंटेन करते हुए हमने लाइन खींची तो ये भी तिरछी हो गई। ये समझ में आया? सिंपल ये है कि ये जो प्लस का साइन बनता है, ये जिस साइड भी नेक बेंड होती है उस साइड झुक जाता है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर आजकल के लोगों को होती है कि ये जो कान यहाँ कहीं आएगा, ये मिडिल शोल्डर के बाहर आ जाता है, मतलब हेड पूरी तरह बाहर की ओर आ जाता है। अब यदि हम दोनों शोल्डर को मिलाते हुए एक लाइन खींचे तो ये पैरेलल आई, मान लीजिए उसका शोल्डर जो है वो एकदम अलाइंड है, 180 डिग्री पे है। और वहीं पर यदि हमने उसके दोनों जॉस जो होते हैं, ये ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स में आपको बताया था टेम्पोरल ज्वाइंट्स यहाँ पर होता है, इन दोनों ज्वाइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींची सीधी तो वो इस तरह की तिरछी आएगी। क्यों? क्योंकि उसका हेड जो है वो किसी एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ। अब ये सब क्या किसी को भी देख के ना आपको ये इमेजिनरी लाइन खींचनी है, ठीक है। सेकंड सिंपल क्या कि अगर नॉर्मल कोई बैठा है और हम ऐसा हाथ रखते हैं, ठीक है, तो ये देखो ये तिरछा आ रहा है, और अगर हेड सीधा है तो ये हाथ फ्लोर के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको इमेजिनरी लाइन खींच के और ये फाइंड आउट करना है कि उसकी नेक की पोजीशन क्या है, और उसके नेक की पोजीशन यदि अलाइंड है तो फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, इन 2 चीजों से तो 100% वो सेफ रहेगा। देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में देखिए, एक सेंटर से मीडियल लाइन यदि हम खींचते हैं और उस पर ये चारों जॉइंट्स की लाइन खींचते हैं तो ये मीडियल लाइन परपेंडिकुलर रहेगी और ये चारों लाइंस जो है फ्लोर के पैरेलल होंगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी पोजीशन दी है, यहाँ पर जो कि 95% लोगों में पाई जाती है, ये अब 48 एज के जो होते हैं उनमें 90% लोगों से ज्यादा लोगों में ये पाई जाती है कि वो किसी एक पैर पर सॉरी किसी एक पैर के ऊपर ही अपनी बॉडी का पूरा वेट रख के खड़े होते हैं।
अब जैसे यहाँ पर ये राइट लेग पर पूरा रख के वेट खड़ी हुई है, नतीजा क्या हुआ कि इसके ग्रेविटी को संभालने के लिए अपर बॉडी हल्की सी तिरछी हो जाएगी, क्योंकि वेट पूरा इस लेग पे है, तो ये पूरा तिरछा होगा, तो इसकी ये पूरी जो मेरिडियन लाइंस है ये पूरी चेंज हो गई। अब ये देखिए ये सारे इसके जॉइंट्स जो हैं वो भी चेंज हो गए। अब पोजीशन क्या होगी कि ये जिस पैर पे वेट रखी है, ये वाला पैर पे ये पूरा वेट रखी है, तो इसके पैर की जो उंगलियां हैं ये बाहर की तरफ होती जाएंगी, मतलब कैसी होती जाएंगी, इवर्जन। इनवर्जन और इवर्जन के बीच में नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसे हो जाएगी, बाहर की तरफ टर्न होता जाएगा। नतीजा ये जो एंकल है ये 10 डिग्री से घूम गया। जब ये 10 डिग्री से घूमा तो ये जो शिन बोन है ये भी घूमेगी, क्योंकि ये जो शिन बोन है ये तो दो एंड से जुड़ी है ना, यहाँ से एंकल से जुड़ी है, यहाँ से ये फीमर से जुड़ने के लिए नी से जुड़ी है। तो क्या होगा कि ये जो ज्वाइंट में ये जो बोन है शिन बोन ये पूरी घूम जाएगी। ये घूमेगी तो इसकी जो नी की लॉकिंग पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे होता है ना कोई भी यहाँ पर हिंग ज्वाइंट्स है तो वो एक के ऊपर एक पर्टिकुलर रहना चाहिए, तो ये मालूम पड़ा इस तरह का हो गया। थर्ड क्या होगा कि अब मान लीजिए इसके बॉडी का वेट है, अपर बॉडी का वेट है, हम मान के चलते हैं कि 40 किलो है, 40 केजी है, तो इसको दोनों लेग पे 20 केजी रखना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, सिंगल लेग पे 40 रख दिया। अब 40 जब आएगा तो यहाँ थाई जॉइंट पे प्रेशर आएगा, तो थाई जॉइंट नीचे की ओर स्लिप होगा, थाई जॉइंट किसको धक्का देगा, फीमर को। अब यहाँ तो सरफेस है ना, तो यहाँ तो नीचे जाने की कहीं जगह नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो थाई ज्वाइंट है या हिप ज्वाइंट है, ये जो नी ज्वाइंट है और ये जो एंकल ज्वाइंट है, हमने आपको बताया था कि जब दो बोन ऐसी जुड़ती है तो उसके बीच में कार्टिलेज रहता है और थोड़ा सा गैप रहता है, वो गैप पे प्रेशर आएगा और वो गैप कम होता जाएगा, क्योंकि और कहीं तो स्पेस है नहीं। गैप कम होगा तो क्या होगा, बोन और कार्टिलेज के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और जिससे वो कार्टिलेज रैप्चर होने लगेगा। तो नी प्रॉब्लम की एक सबसे बड़ी वजह ये होती है। अब इसमें देखिए ये जो स्पाइन है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ये दिख रहा है ग्रीन, जो ज्यादातर जो जैसे ये भी राइट साइड वेट रख के खड़े हैं, तो ये स्पाइन कैसी हो जाएगी, हल्की सी ऐसी कर्व हो जाएगी, क्योंकि आप पूरा राइट साइड खींच के रखे हैं शरीर। तो इसके पहले जो नेवल पे एक प्लस साइन दिखाया था वो भी चेंज हो जाएगा, घूम जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा जो आर्क है पूरा प्रेशर यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि एक पैर पर बहुत जबरदस्त प्रेशर आ रहा है। ये नी रोटेट हो रहा है जो आपको दिखाया था अभी इसके पहले पिक्चर में, कि चूंकि ये शिन बोन या टीबियो फिबुला पे वेट आ रहा है तो ये क्या हो गई, रोटेट हो गई, और इसके रोटेट होने से ये जॉइंट्स भी इफेक्टेड हो गए। तो इस पोजीशन में या तो नी पर या एंकल पर पेन आना ही आना है और उसको दर्द शुरू हो जाएगा, और नतीजा क्या होगा, नी थोड़ा अंदर की तरफ हो जाएगा। इसमें दिख रहा है आपको, नी देखिए पूरा बाहर की तरफ है, ये गैप देखिए दोनों पैरों के बीच का, यहाँ पर देखिए दिख रहा है ये वी टाइप का शेप बना रहा है, तो ये जो दोनों नी के बीच का गैप है ये भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। और इसमें एक और जिनकी थोड़ी थाई हैवी होती है तो उन लोग को ये प्रॉब्लम भी होती है कि उनके थाइस के बीच में भी फ्रिक्शन होने लगता है और उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, खासकर जब गर्मी वगैरह का सीजन होता है, स्वेटिंग होती है, तो वो थाइस में आपस में रगड़ होती है और उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, जिससे कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम भी आप बहुत सुन रहे होंगे, तो वो उसका कारण ये नी रोटेशन है। ये नी रोटेट हुआ तो ये थाई पास आ गई, है ना। अब आप देख रहे हैं ना एक चीज से कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं। तो यहाँ तक तो हमने स्टैंडिंग का लिया। मैम थाइस फ्रैक्शन गर्मी के पसीने के रितु जी रिपीट करें।
थाइस में जो फ्रैक्शन आता है वो कई बार गर्मी में ज्यादा पसीने के कारण आ जाता है। हाँ, इसलिए आता ना कि वो पास पास हो गई हैं। अगर नी प्रॉपर रहे तो थाइस के बीच में डिस्टेंस होगा। तो जब नी अंदर की तरफ घूमता है, मतलब अगर ये दोनों पैर हैं तो ये थाइस ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। नी क्योंकि यहाँ से ये मान लीजिए नी है तो ये नी पास पास आ जाते हैं। तो एक रीजन ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि थाइस ही इतने हैवी होते हैं कि नी का उसमें कोई रोल नहीं हो पाता है और उनका स्पेस खत्म हो जाता है। लेकिन हैवी थाई भी नी को क्लोज ले आते हैं, क्योंकि फिर वही चीज है कि नी पर प्रेशर अधिक आ रहा है। तो वो भी एक रीजन होता है कि जिससे थाइस पास पास आ जाता है। और जितना भी नी वाला प्रॉब्लम होता है, नी रिप्लेसमेंट, नी का कार्टिलेज रैप्चर हो जाना, ये सारी चीजें के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल चीज यही होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैं मैम बार बार एक इसलिए चीज और पूछ रही हूँ। बताएंगे, जैसे आपने अभी बताया कि हम एक पैर पे वेट रख के खड़े हो जाते हैं, ये अक्सर होता है, ये हमारे साथ भी होता है। हम जब बहुत देर तक कहीं पर खड़े होते हैं तो हम एक पैर पे वेट डाल देते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रैक्टिकल कराएंगे तब कराएंगे, क्योंकि वो चीज जब आप फील करेंगे ना तब आप अच्छे से कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ आपको एक आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये चीज आप करते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब उसको दूर कैसे करना, तो वो प्रैक्टिकल के समय इसलिए बताएंगे कि उस समय जब आप तुरंत करके देखोगे और फील करोगे ना, तब आपको रियलाइजेशन बहुत अच्छा होगा और आप उसको फॉलो करने लगोगे। तो अभी तो अपन सिर्फ ये थ्योरी समझ रहे हैं कि क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि फिर एक बार प्रैक्टिकल चलेगा तो हो सकता है फिर लंबा प्रैक्टिकल ही चले, क्योंकि एक बार आपको टर्मिनोलॉजी मालूम हो गई, चीजें मालूम हो गई, तो फिर उसके बाद हम लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज ही ना मालूम हो कि अलाइनमेंट है क्या, और फिर हम बोले कि आप अलाइन करो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। श्वेता जी? मैम ये जो नी आपने बताया ना कि पैर ऐसे जब घुटने पास में आ जाते हैं पैर, तो मैंने ये नोटिस किया है, जैसे मतलब कुछ लोग हैं जिनको नी प्रॉब्लम, नी में पेन था, तो वो मैंने नोटिस किया कि उनके पैर ना ऐसे मतलब पास में आ जाते हैं ऐसे घुटने, मतलब वो पैर उसे का शेप। नॉकिंग नॉकिंग नहीं कहते हैं। जब हम हाँ, नी वो ज्वाइंट पैर का पढ़ेंगे ना, शेप। उसमें डिजीज के नाम के साथ भी पढ़ेंगे हम। साक्षी जी? मैम मुझे ना वो समझ नहीं आया हेड वाला नेक वाला, मतलब अलाइनमेंट ये हुई एक स्ट्रेट पूरा एक लाइन में। मैम जैसे आपने नेक का कहा कि जैसे यहाँ टिल्ट हुआ, तो ये जो परपेंडिकुलर पीछे बन रहा है मतलब वो बनता नहीं है। आपको इमेजिनरी लाइन करनी है। अगर जैसे कोई व्यक्ति के पीछे से हम देखें, क्योंकि अपन बैक व्यू से देख रहे हैं, है ना, तो बैक व्यू से सबसे पहले देखें कि अगर उसके हेड को दो इक्वल पार्ट में करना है तो वो लाइन कैसे बन रही है। फिर उस लाइन को सर्वाइकल से जोड़ देना है, तब वो पूरी एक 180 डिग्री की लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। और फिर दोनों शोल्डर को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है, या वो सर दोनों कान के ये हिस्से को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। मैम ठीक है, मतलब मैम वो सर्वाइकल वाला कैसे देखेंगे पार्ट, मतलब कैसे क्या परपेंडिकुलर कैसे बन रहा है मतलब? कहाँ होती है सर्वाइकल, बताइए? यही होता है। हाँ, तो बस वो स्ट्रेट जा रही है कि नहीं। नहीं मैम, जब वो टिल्ट करेगा जैसे मोस्टली ऐसे, तो मतलब ये तो फिर मिस अलाइनमेंट है ना। हाँ, मिसअलाइनमेंट है, लेकिन ये सर्वाइकल सीधी है। जहाँ सर्वाइकल एंड हो रही है वहां से आप ऐसा तिरछा कर रहे हैं। और कई बार हो सकता है कि व्यक्ति ज्यादा ऐसा कर रहा हो तो वो सर्वाइकल से भी कर रहा होगा, है ना, क्योंकि जब अनकॉन्शियसली कोई व्यक्ति करता ना तो वो ऐसे नहीं रहता है। ऐसे आप किसी को नहीं देखिएगा, वो जस्ट ऐसे रहेगा। तो मैम जो ये ऐसे हेड को कर रहा है, सर्वाइकल उसमें नहीं आ रहा। सर्वाइकल कहाँ टच होगा? देखिए, ऐसा जब आप करेंगे तब आपकी ये सर्वाइकल घूम रही है, हाँ जी। लेकिन आपने ये स्ट्रेट पोजीशन है और हल्का सा ऐसा करके ऐसे रखा टिल्ट। है।
तो तो वो कहाँ हेड, सर्वाइकल तो टच ही नहीं हो रही है। तो सिर्फ मतलब मैम हेड वो, का जो ये लाइन है ये ऐसे आनी चाहिए ना, तब ये दो हिस्से में आएगी। तो हाँ ये जी, तिरछा है, उसकी जगह ये ऐसा कर देंगे तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मतलब ये भी हमारी हेड की मिसअलाइनमेंट हो गई अगर हम हल्का सा हेड को टिल्ट हाँ, करते हैं। है ना? ठीक है। तो ये और जो मैम जॉइंट एक, है, मैम एक चीज और, मैम ये साइटिका और डिस्क क्लिप में क्या फर्क है? स्लिप डिस्क होती है स्पाइनल कार्ड में, साइटिका एक नर्व होती है जो पैर में होता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। तो मैम कई लोग को तो ऐसे होता है कि डिस्क क्लिप हो गई तो उसको ही साइटिका बोलते रहते हैं। बिल्कुल होगा ना, क्योंकि क्या होगा कि जब आपका पेल्विक ऐसा होगा तो वो अपने स्पाइन को भी ऐसे खींचेगा ना, जुड़ी हुई है ना उससे स्पाइन, हाँ, तो वो स्पाइन को भी ऐसे खींचेगा और नीचे साइटिका को भी वो करेगा। जैसे ये मान लीजिए आपकी सिमिलर बॉडी है, सिमिट्री, अगर ये ऐसी झुकी तो ऐसा थोड़ी यहाँ बस झुक रही है, ये तो इसको भी खींचेगी, इसको भी खींचेगी, सबको खींचेगी। तो तो मतलब मैम, एक हाँ जी जो मैम, ज्वाइंट है वो बहुत सारी चीजों को इफेक्टेड करेगा, ऐसा नहीं होगा ओके। कि किसी एक चीज को ही बस उसने इफेक्ट किया। ठीक है। और मैम मुझे कल भी एक क्वेश्चन पूछना था, ये जब हम थेरेपी देते हैं तो इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है किसी भी थेरेपी की जैसे करते हैं हम? देखिए थेरेपी में कोई भी स्टैंडर्ड स्केल नहीं हो सकता है। यदि उसके मसल्स बहुत हार्ड हैं तो आपको उसको 10 बार कराने से शुरू करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो पहले ही दिन बढ़ा दोगे तो उसके मसल्स में इतना पेन हो जाएगा कि वो दूसरे दिन आएगा ही नहीं आपके पास, है ना। तो ये स्टैंडर्ड स्केल कुछ नहीं हो सकते, आपकी दृष्टि उसके फेस पे रहना चाहिए। सी आपके मान लो लेटरल मसल्स जो हैं वो बहुत रिजिड हैं, अब मैंने आपको बोला कि ये एक्सरसाइज करो आप, ठीक है, तो आप करेंगे, लेकिन रिजिडनेस है और मेरी नजर आपके फेस पे है, तो क्या होगा, रिजिडनेस होने के कारण 9-10 के बाद आपका फेस थोड़ा सा चेंज होगा फेस में, हाँ आपको जी, वहां स्टॉप कर देना है। तो इसीलिए जो योग थेरेपिस्ट अच्छा वो होता है जो बिल्कुल पूरा ध्यान उसके फेस पे रखता है अपने क्लाइंट के, क्योंकि बहुत सी चीजें क्या होता है कि वो खुद नहीं बता पाता है। और कई बार ये होता है ना कि नहीं नहीं मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो इतना कर लूंगा, क्योंकि ज्यादा करना भी उसके लिए हानिकारक है। होता है ना, ग्रेजुअली ही चीज ऊपर जानी चाहिए और ग्रेजुअली ही नीचे आनी चाहिए। ठीक है, पढ़निका थैंक जी। यू मैम। मैम जिन लोग के लिए बाय बर्थ ही फ्लैट फुट होते हैं तो उन लोग के लिए क्या प्रिकॉशन, वो लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? उन लोग के लिए अभी एंकल का जब आएगा ना तो उसके आप ये कहीं नोट करके रख लें, जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उसमें जब एंकल मिसअलाइनमेंट आएगा तो उसमें ये पॉइंट भी रहेगा। मैम जैसे मेरे फ्लैट फुट है और मेरी बेटी के भी फ्लैट फुट ही मतलब थोड़े से हुए हैं, तो उसके लिए वैसे क्या प्रिकॉशन ले अभी सकते तो हैं सबसे थोड़ा? अच्छा ये है कि एक सिलिकॉन का ऐसा कर्व बना हुआ आर्च आता है, फिट वाले शूज। आर्च, वो तो आप किसी भी शू में रख दीजिए, मतलब मैं स्टार्टिंग तो उससे पहनती करिए। हूँ तो उसको भी शुरुआत हाँ कर सकते अभी हैं। देखिए आपका समय लगेगा क्योंकि आप मैच्योर हैं, लेकिन अगर आप उसको पहनाएंगे तो वो जल्दी रिकवर होगा। हम्म, ठीक है, और फिर जब अभी हम प्रैक्टिकल में इस बार आएंगे ना तो आप कहीं नोट कर लीजिए, तो ठीक इसकी है हम मैम। स्पेशल आपको बता देंगे एक्सरसाइज। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे बढ़े, पूछिए रितु जी। मैम आर्थराइटिस में मैंने देखा कि जो लोगों के ना कई बार पैर के भी हड्डी बाहर की तरफ आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? हड्डियां तिरछी हो जाती हैं actually इसमें। जैसे आपने ये फिंगर हमारी कैसी स्ट्रेट है, तो ये ऐसे तिरछी हो जाती है, उसका इसमें आएगा पिक्चर उस फुट का भी। तो वो पूरी हड्डियां और जॉइंट तिरछे होने के कारण ये जो सिमेट्री होती है बिगड़ जाती है। तो हाथ की भी होती है, जब बढ़ता है तो पैर की भी हो जाती है। ज्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हाथ की उंगली से ही देखिएगा, आप पहले देखने की कोशिश करते हैं। आपको बोलते हैं कि हाथ खोल के ऐसा टेबल पर रखिए, और फिर वो ऐसे ही देख के ही चेक करते कि आपके फिंगर्स कितने स्ट्रेट हैं। तो वो ठीक हो सकती है मैम? बहुत अधिक बढ़ने पे उनके चांसेस नहीं होते, ये सब प्रोग्रेसिव डिजीज है। हमेशा ध्यान रखिए, प्रोग्रेसिव डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि उसको बिल्कुल हेल्दी उसमें लेकर आ जाए।
लेकिन जिन लोगों को ये होती है, अगर हम उसको क्योर कर देते हैं, उसकी प्रोग्रेस को धीमा कर देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, तो उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि उसमें सारे ज्वाइंट्स टाइट हो जाते हैं कि ये ना ऐसे मूव नहीं होते हैं। इनको यदि हम मूवमेंट दे देते हैं, मतलब जैसे अगर अर्थराइटिस वाला पेशेंट है तो वो आटा नहीं भिगो पाएगा, आप उसको बोलिए ऐसे कोई चीज, जैसे सब्जी बारीक करना है, साफ करना, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी ग्रिप बहुत अच्छी नहीं रहती है, थोड़ी सी लेटर स्टेज पर। तो वो सब काम वो करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति बहुत सारी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए परेशान होता है और फाइनली उसको वो चीज मिल जाती है, तो वो भी उसके लिए एक बहुत खुशी वाली होती है। और देखिए, चूंकि ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर 100% भी रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो कितने ट्रस्ट के साथ आपके साथ कर रहा है, उसकी ट्रस्ट की इंटेंसिटी कितनी है, और वो मोस्टली होती नहीं है। ज्यादातर ये होता है करके देखते हैं। तो जहां पर बोलते हैं ना कि विश्वास की बहुत जरूरत होती है हर जगह, जब तक वो विश्वास नहीं है तब तक आप पे असर नहीं होगा। तो इसीलिए एक अच्छे योग थेरेपिस्ट का सबसे पहला काम होता है कि अपने प्रति ट्रस्ट डेवलप करना, क्योंकि जितना अधिक पेशेंट आप पे विश्वास करेगा उतनी जल्दी उसकी रिकवरी होगी, है ना? तो इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, थोड़ा सा और आगे देखें। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? ओके। अभी तक हमने देखे थे स्टैंडिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिटिंग अलाइनमेंट क्या है। अभी देखिए, हम जॉइंट वाले पर अभी भी नहीं आए हैं, है ना। अभी हम ओवरऑल बॉडी के ही देख रहे हैं, पर्टिकुलर जॉइंट पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो अब सिटिंग में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अगर चेयर का हम देखते हैं, तो चेयर पर जो आपका या किसी भी व्यक्ति के बैठने का जो अलाइनमेंट है वो कैसा होना चाहिए कि उसका हिप जॉइंट 90 डिग्री, नी जॉइंट 90 डिग्री, एंकल जॉइंट 90 डिग्री, ये तीन जॉइंट कंपलसरी 90 डिग्री पर होना चाहिए। और वो जो भी काम कर रहा है वो क्या होना चाहिए, स्क्रीन है या जो भी वो काम कर रहा है, तो वो उसके आई साइट, आई लेवल पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, आप लोग ने एक पुरानी वो लकड़ी की बनी चेयर्स देखी होंगी, बहुत पुराने घरों में पाई जाती हैं कि वो लकड़ी की बनी हुई होती हैं, और उसमें आप एंगल देखिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। अलाइन बॉडी के लिए वो चेयर्स बेस्ट चेयर होती हैं, क्योंकि उसमें देखिए ये स्पाइन भी एकदम स्ट्रेट रहती है, तो आपका सिर से लेके पूरा नीचे टेल बोन तक एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। फिर उसके बाद में दोनों आर्म्स जो हैं ये रेस्टिंग पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ पर भी ये दोनों हाथ जो है, ऐसा ना हो कि ये टेबल ऊंची हो तो यहाँ के मसल्स स्ट्रेन हो या नीची हो। फिर उसके बाद नी ज्वाइंट 90 डिग्री, और अगर मान लीजिए चेयर की हाइट ज्यादा है तो यहाँ पर कोई सपोर्ट होना चाहिए जिससे आपके एंकल 90 डिग्री पर रहे। मोस्टली होता क्या है कि फीमेल्स के साथ मोस्टली होता है, अगर उनकी मान लीजिए 5 फीट के आसपास हाइट है, तो जब वो किसी भी चेयर पर बैठती हैं तो जो एंकल होते हैं वो मोस्टली ऐसे टो को टच कर लेते हैं जमीन से, कंप्लीट ऐसे रेस्ट नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसे टो टच करते हैं तो नतीजा क्या होता है कि यहाँ पे जो ये थाई मसल्स ओपन है ये क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि ये मसल्स पर ही वजन आता है पूरा, और इस मसल्स पे वजन आने के कारण ही यहाँ सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन है सिटिंग की, या करेक्ट पोस्चर है।
अब इसमें देखिए कि जिस तरह से हम ऐसे बैठते हैं कि अगर स्पाइन को ज्यादा खींच के बैठे, इसमें देखिए ये थोरेसिक पीछे है, चिन पूरा आगे है, ये गलत है। या स्पाइन को पूरा ऐसा हंच्ड करके बैठ गए हैं, सी शेप बना के बैठ गए हैं, तो वो भी गलत है। मतलब एक जो नेचुरल स्पाइन स्लाइडली एस शेप होती है, वैसे ही एस शेप में इसे होना चाहिए। ये एक स्केलेटन में प्रॉपर पोजीशन बताई है कि आपका ये अगेन जो एक पूरा सेंटर से आप एक लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं, उससे आपकी हिप की, शोल्डर की और नेक की ये पूरी जो लाइंस हैं ये पैरेलल आनी चाहिए। और अगर इस तरह का ये स्लाउच करके बैठते हैं तो धीरे धीरे जो स्पाइन है वो शी शेप होने लगती है और सिर आगे की तरफ झुकने लगता है। ये एक एग्जैक्ट फिगर दिया है, इसका चाहे तो आप एक पिक्चर ले लें कि आपका 90 डिग्री ये एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री एंकल, 90 डिग्री नी एंगल। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि जो शोल्डर हैं वो आगे की तरफ झुके हुए ना हो, वो भी 180 डिग्री पर हो, बैक पूरा चेयर को टच करता हुआ हो। यदि यहाँ पर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो एक कुशन रख सकते हैं। हिप जो है वो पूरी तरह से थाई फ्लोर के पैरेलल हो जाए और नी 90 डिग्री होते हुए आपका फुट पोर्शन पूरा फ्लोर को टच करे। अब यही देखते हैं जब हम जमीन पर बैठते हैं, तो जब जमीन पर बैठते हैं तो ज्यादातर जमीन पे बैठने में दिक्कत क्या होती है कि लोग एक हिप पर वेट रख के बैठते हैं। तो ये जो दोनों प्रेशर इक्वल होने चाहिए, वो ना होके जो हिप फ्लोर पर रहता है उस पर ये प्रेशर अधिक रहता है, दूसरे पे कम हो जाता है। तो दोनों जो हिप्स हैं वो इक्वली फ्लोर को टच करें और ऐसे ही स्पाइन स्ट्रेट हो कंप्लीटली, चेस्ट हाइटेड हो, ऊपर उठा हुआ हो, ना कि वो स्लाउच करता हुआ नीचे की तरफ झुका हुआ हो, चिन फ्लोर के पैरेलल हो, ऊपर उठी हुई हो। तो ये सही पोजीशन है जब आप फ्लोर पर बैठते हैं। इसका ले लीजिए आप, ये दंडासन, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा, इसका पिक ले लीजिए। कोई भी सिटिंग एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे तो ये दंडासन से ही करते हैं। इसमें ध्यान हमको क्या क्या रखना है कि हमारी जो दृष्टि है वो बिल्कुल सामने आई लेवल पर हो, नेक जो है वो स्पष्ट दिखे। ज्यादातर लोगों की ये नेक नहीं दिखती क्योंकि चिन जो है वो डाउन हो जाती है, तो ये नेक क्लियरली दिखे। ये जो सेंटर ऑफ द ईयर है ये शोल्डर के बीचों बीच हो, स्पाइन पूरी लॉन्गिट्यूड हो, स्ट्रेच हो, चेस्ट पूरा ओपन हो, शोल्डर 180 डिग्री में हो और रोल बैक हो, बटन बेली पूरी तरह खुली हो, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर पूरे कोर मसल्स गिर गए हों, पेल्विक पूरी तरह से स्ट्रेट हो और दोनों पाम को फ्लोर से टच करना है, दोनों लेग एकदम स्ट्रेट हो, सोल जो है वो अगेन 90 डिग्री या परपेंडिकुलर हो फ्लोर से, टोज जो है वो एक सिंगल लाइन में हो, ऐसा ना हो वो वी शेप बन गए हैं, और टोज के बीच में, आर्म्स फिंगर्स के बीच में गैप हो। तो जब भी सिटिंग आसन कोई भी करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग हम इसी आसन से करेंगे। अब इसमें मसल्स कौन कौन से इफेक्ट होंगे? जब आप हाथ को इस तरह रखते हैं तो आपके ट्रेपीज मसल्स, यहाँ से आपके जितने भी एब्डोमिनल मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। लेग्स को स्ट्रेट रखते हैं तो क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, कोर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर ये जो सोल मसल्स होते हैं ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। और चूंकि जो चेस्ट है वो पूरी तरह ओपन रखते हैं तो ये फ्रंट कोर मसल्स भी पूरी तरह से एंगेज होते हैं। ये फ्रंट और बैक दोनों साइज है। इसमें देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये जो ट्रेपेजियम मसल्स होते हैं इनको बेंड करके बैठते हैं, तो ये जो एक लाइट ब्लू वी शेप दिख रहा है ये हमेशा पूरी तरह से ओपन रहना चाहिए। स्लीपिंग पोजीशन,
अभी स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन, इन दोनों में आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पे तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, जितनी भी चीजें होती ना कि खड़े गलत होते हो, बैठते गलत हो, लेकिन आपको ये शायद सुन के जान के आश्चर्य होगा कि अर्थराइटिस या बहुत सारी चीजें जैसे सर्वाइकल है, नी प्रॉब्लम है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके सोने की पोजीशन भी रहती है। कभी किसी ने ऐसा कोई अवेयरनेस है किसी के पास कि सोने की पोजीशन भी चेक की हो? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि मान लीजिए आप 6 घंटे, 6 से 8 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे में से कम 4 से 5 घंटे आप ऐसे सोते हैं जिसको साउंड एड स्लीप बोलते हैं, जिसमें आपके बॉडी की क्या पोजीशन हो रही है आपको भी नहीं मालूम होती है, ठीक है। अब उसमें लगातार यदि आप करवट, ज्यादातर लोग करवट लेके सोते हैं, ऐसे बैक पे तो ऐसे काफी लोग बहुत ही कम सोते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉन पोस्चर में काफी लोग सोते हैं कि चेस्ट को नीचे की तरफ करके। तो अब आप उसमें देखिए कि आपके बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हैंग रहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए लेफ्ट साइड करवट लेके सोए, तो आप क्या करते हैं, इस शोल्डर को ऐसे कर लेते हैं, इस हाथ को आपको सपोर्ट तो देना ही है ना बिस्तर पे, तो इसको क्या कर लिया आपने, पूरा सामने कर लिया, कर्व कर लिया। अभी आपने कर्व कर लिया तो ये पूरे मसल्स खिंचे रहे 5 घंटे, और यहाँ के जो है ये पूरे ऐसे श्रिंक रहे। तो जहां भी श्रिंक होगा वहां पे सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी। अब लंबे समय तक जब इनको न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये वीक होते जाएंगे, तो नतीजा क्या होगा, फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। फिर नेक को, जैसे आप ऐसे सो रहे हैं, अब आपकी थोड़ी सी पिलो छोटी है, तो जब आप ऐसे सो रहे हैं तो आपका जो पोजीशन है वो ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जो आप ऐसा प्लस बना रहे हैं वो प्लस वैसा ही होना चाहिए, लेकिन अब पिलो की मोटाई थोड़ी कम है, तो क्या हुआ, जब सोए तो हल्का सा सिर ऐसा हो गया। तो अब क्या हुआ, अगेन यहाँ के प्रॉब्लम मसल्स के, या मान लीजिए पिलो ज्यादा मोटी है, तो क्या हो गया, आप सो रहे हैं लेकिन ये ऐसी पोजीशन हो गई, तो वही चीज अपोजिट में हो गई, ठीक है। या किसी की थाई हैवी है और मान लीजिए करवट ले रहे हैं, तो जो ऊपर वाले पैर का नी है वो ऐसा लटका हुआ रहेगा, तो उसके मसल्स लगातार एक खिंचाव महसूस करेंगे। तो इसीलिए सोने की पोजीशन के आप पर बहुत सारा ये चीजें रिस्पॉन्सिबल करती हैं कि आप सोते किस तरह से। और मोस्टली सोने की पोजीशन यदि आपको अपनी फाइंड आउट करनी, तो आप वो कैसे करेंगे कि सिंपली जब आप उठते हैं तो सबसे पहले एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम उठते हैं ना, मोस्टली हम अलार्म के साथ उठते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि टिफिन बनाना, मतलब मॉर्निंग से बहुत सारे काम होते हैं, तो अलार्म बजता है और हम खटाक से उठते हैं और काम में शुरू हो जाते हैं। 5 मिनट अपने आप को दीजिए। अगर आपको 6 बजे उठना है तो 5:55 का अलार्म लगाइए, ठीक है। जैसे ही आपकी नींद खुले तो सबसे पहले अवेयर हो कि आप किस पोजीशन में सोए हैं, क्योंकि आप गहरी नींद में जिस पोजीशन में सोए थे ना, आप उठेंगे उसी पोजीशन में। तो सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी के प्रति अवेयर हो कि आपकी पोजीशन क्या है, आपके हाथ कहाँ हैं, आपकी गर्दन कैसी है, आपके पैरों की पोजीशन क्या है, और उसमें क्या क्या डिफेक्ट है। 2 मिनट आपको इसमें लगा सपोज, है ना। उसके बाद कोशिश करें कि प्रॉन पोस्चर में आते हुए शशांक आसन में आ जाएं और 30 सेकंड रुकें, फिर आराम से बैठ जाएं, क्योंकि 7-8 घंटे से आपकी स्पाइन में कोई भी हलन चलन नहीं हो रहा था, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, और सडनली आप खड़े हो जाओगे तो उसको एक शॉक जैसा हो जाएगा। लेकिन जब आप शशांक आसन की पोजीशन में आते हैं तो क्या होते हैं कि आप पूरी स्पाइन को खींचते हैं। आप देखिए कोई भी जानवर देखिए, वो सो के उठते हैं तो सबसे पहले अपनी स्पाइन खींचते हैं। जिनके घर में डॉगी या कैट होगी तो उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो 2 पैर को ऐसे आगे करके और पूरी बॉडी पीछे ले जाते हैं सबसे फर्स्ट, उसके बाद फिर वो आगे के काम में लगते हैं। तो मान लीजिए 30 सेकेंड को आप शशांक आसन में रुके, फिर बैठ जाइए आराम से, कोई भी मंत्र पढ़िए या जाप दीजिए, कुछ भी करिए, जो भी आपकी मर्जी है, 1 मिनट तक। फिर
पैरों को नीचे लटका के 30 सेकंड के लिए खड़े हुई और फिर चलना चालू कीजिए। तो ये जो 3 से 5 मिनट होते हैं आपकी नींद और आपके चलने के बीच के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप देखिए ब्रेन हेमरेज, बीपी शूट अप, कार्डिक अरेस्ट, ये ज्यादातर सुबह के समय सबसे ज्यादा आता है। रीजन क्या है कि अचानक बॉडी की पोजीशन चेंज कर देना। हार्ट लंबे समय तक ऐसा था ग्रेविटेशनल के सपोर्ट में, आपने एकदम ऐसा कर दिया, तो इफेक्ट आना ही आना है। क्योंकि अब क्या है, जो मसल्स हैं हमारे ऑर्गन्स की, वो सब उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई हैं जितनी पहले के जमाने में शायद कभी हुआ करती थी। तो अभी ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि सो के उठने और चलने के बीच में कम से कम 3 से 5 मिनट का आप अंतर रखें। और दूसरा ये होता है कि जब आप कोई भी जाप करेंगे या भगवान का नाम लेंगे तो आपकी वो दिन की शुरुआत अच्छी होगी। क्योंकि अगर हम किसी चीज की शुरुआत अच्छी करते तो ऐसा बोलता है ना कि अंत भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि शुरुआत एक बहुत अच्छी हो और सो के उठने और चलने के बीच में 5 मिनट का टाइम कम से कम रखें। कौन कौन रखता है? अब रखना देखिए, जो रखते हैं वो बहुत अच्छी बात है ना, और जो नहीं रखता है वो कोशिश करें कि कम से कम 3 मिनट का तो रखें। और अगर आप देखिए कि जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग का सवाल है तो वहां मुझे नहीं लगता कि 3 मिनट कोई ज्यादा है ना। और कोशिश करिए बच्चों में भी अभी से आदत डालिए, तो उससे क्या होगा कि सुबह सुबह उनकी भगवान के नाम लेने की आदत हो जाएगी। अगर आप सिर्फ बोलते कि भाई 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो उसके बाद बिस्तर से उतरो, तो वो सारी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करिए कि बच्चों में सोते समय और सो के उठते समय दोनों बार कोशिश करिए कि कम से कम वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और उसके बाद सोने की तैयारी करें, उठें। और फिर अभी जो आप आदत डालेंगे ना, बच्चे छोटे हैं तो वो उनकी लॉन्ग लाइफ रहेगी। फिर बड़े होने के बाद आप सोचो डाल दें तो वो संभव नहीं होगा, है ना। जैसे एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं एक बार महाराज जी के पास बैठी थी, तो एक सज्जन आए तो बोले महाराज जी बच्चे मंदिर ही नहीं जाते, क्या करें, बहुत परेशान हो गए कह कह के, वो बिल्कुल मंदिर नहीं जाते हैं। तो उन्होंने धीरे से सिर उठाया, मुस्कुराया, बोले बताओ भैया, वो कई बार बुंदेलखंडी भी यूज करते थे टिपिकल ना, बोले बताओ भैया जब वो 2-3 साल के थे तो कितनी बार उंगली पकड़ के ले गए मंदिर। तब तो बोलते थे हमें देर हो जाएगी, वहां पूजा नहीं करने दोगे, हम यहीं रहो, तुम तो घर में, हम जा रहे हैं। और बोले अब वो नहीं जाते हैं तो उनको बोलो कि बस उस गली से निकल जाए, जहां मंदिर है उस गली से निकल जाए, मत जाए अंदर। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो पुण्यात्मा होगा तो वो अपने आप अंदर भी चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अभी जो आप बच्चों में बीज डाल देंगे वो धीरे धीरे कब फ्लोरिश होके बहुत सुंदर फूल बन जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन बचपन से डालिए। हम सोचते हैं ना कि अगर हमने मान लीजिए 4 साल 5 साल के बच्चे की एक हैबिट डाल दी कि नमोकार मंत्र पढ़ के सो, नमोकार मंत्र पढ़ के उठो, तो क्या ही उसमें बहादुरी का काम किया, कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया। नहीं, आपने उसको ये सिखा दिया कि एक आप अच्छे थॉट्स के साथ सो रहे हैं और अच्छे थॉट के साथ दिन शुरू कर रहे हैं, अनजाने में। और फिर वो हैबिट उसकी लगातार बढ़ती रहेगी, पूरे रहेगी, फिर हो सकता है वो अपने बच्चों को भी ये चीज दे। तो जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे वो करें, सबसे पहले तो वो खुद करिए, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। और दूसरी बात, उनको बचपन से ही वो दीजिए, वो माहौल दीजिए, वो चीजें दीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा सरवाइव करना पड़े, थोड़ा सा सफर करना पड़े टाइम और सबको लेके, लेकिन आप उसकी लाइफ को बेटर बना देंगे। तो
कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए आपके आसपास आपके घर में आपकी भाभी है, जो लोग एजेड हैं, उनकी बहू होंगी, मतलब बेटी होंगी, वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तब से ही शुरू करा दें कि बिना नमोकार, जैसे कुछ हैबिट, नमोकार मंत्र पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 9 बार नमोकार मंत्र में 2 मिनट अगर अपन बहुत अच्छे से तेजी से पढ़ते हैं तो 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। तो उस समय से ही हैबिट डाल दें कि सोते समय जाप करें, उठते समय करें, खाना खाने से पहले करें, खाना खाने के बाद करें। डिपेंड करता वो कितना ग्रास्प कर सकती है, कि ऐसा भी ना हो कि उसको बिल्कुल ही मन नहीं और अपन लाद दें। भाई कम मन है, ठीक है 2 ही बार कर लो, नहीं से तो अच्छा है, 100% से 50% अच्छा है ना? तो ये चीजें अभी से डेवलप करें और तभी जाके आगे उनमें वो चीजें डेवलप होंगी और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आज की जितनी ये क्लास थी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी रितु जी। मैम आपने सोने के लिए बताया कि लेफ्ट साइड या राइट साइड हम सोते हैं तो हमारा दूसरा शोल्डर हवा में आ जाता है। लेकिन अरहम में रुचि मैम ने जब सिखाया था तो उन्होंने बोला था कि हमें लेफ्ट साइड करवट लेके ही सोना चाहिए। देखिए, लेफ्ट साइड करवट लेना सोना अच्छी चीज है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपका हार्ट लेफ्ट साइड रहता है, आपका स्टमक लेफ्ट साइड रहता है। तो जब आप राइट साइड सोते हैं तो इनको एक ग्रेविटी के कारण ये नीचे खींचेंगे, तो इनको एक वही स्ट्रेस रहता है इनके मसल्स पे। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेफ्ट ही सोना चाहिए। मैम कैसे सोना चाहिए हमें? क्योंकि वो अभी आपका आएगा स्लीपिंग में, नेक्स्ट क्लास में अभी जब स्लीपिंग हम करेंगे तो सारी चीजें आएंगी। हाँ से मैम यदि किसी को हमेशा मान लीजिए हाई बीपी है, बीपी बहुत बढ़ रहा है ना, तो उसको हम अगर लेफ्ट करवट सुला देंगे तो वो तो हानिकारक है। उसको तो हमको ऐसा फ्लैट सुपाइन ही मतलब लिटाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज को ना ऐसा स्टैंडर्ड मत लेके चलिए। कोई भी चीज किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में क्या उपयोगी है, बस मतलब अपना अल्टीमेट हमारा एम ये है कि हमारे सामने एक व्यक्ति है, वो किसी चीज से परेशान है, हमको कम कोशिश करने की करना कि उसका जो दुख दर्द है या पेन है वो कैसे भी करके कम हो जाए। प्रीति जी। यस मैम, ये जो रितु जी ने कहा ना, तो कभी भी एक ही करवट में नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम आती है। आचार्य श्री को भी इससे प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उनको करवट लेना मना है, शास्त्रों में ऐसा लिखा रहता है कि जिस करवट लेटे पूरी रात उनको करवट नहीं बदलने का ऐसा। तो उनकी भी ये थाई से पूरी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा पेन हुआ था। फिर डॉक्टर एक इंदौर के हैं, डॉक्टर बीके बांद्रे, योग थेरेपिस्ट है, तो उन्होंने उनका ट्रीटमेंट, उन्होंने उनके एक्सरे देखा, तब वो ही समझ पाए थे कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में सोने से उनको प्रॉब्लम आई हाँ, है। एक्चुअली कई बार तो क्या होता है कि बोन तक ऐसे तिरछी हो जाती है हाँ, एक ही उनका साइड। अचाचे का तो हो ही गया था, थाई बोन की फ्रंट की। फीमर जो है ना, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो कोई भी चीज को ना स्टैंडर्ड मत लेके चलिए। हमेशा वो मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी के भी लैब के रैट मत बनिए, लेबोरेटरी रैट। अपनी खुद बुद्धि इस्तेमाल कीजिए और मेरे लिए क्या बेस्ट है वो देखिए, क्योंकि आपके साथ वही जाएगा जो आप खुद चूज करते हैं। आज हम जो एक होड़ में देखा देखी में लगे रहते हैं, वो सब चीजें हमारे साथ नहीं जाती।